हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द न्यूज़ एनालिसिस की। तो देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ेंगे उससे पहले क्लैट के लिए 2024 का हमारा एवेंजर बैच शुरू हो चुका है। आप इस बैच में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और वहाँ पे आपको सारा डेमो क्लासेस एंड एवरीथिंग मिल जाएगा। आप इन दिए हुए नंबर पे भी कॉल करके जो है इस कोर्स की जानकारी हमसे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का देखिए पहला आर्टिकल जो है ना, द हिंदू के न्यूज़पेपर की हम आज की बात करें तो कोई बहुत खास आर्टिकल नहीं आए हुए हैं, तो हमने इंडियन एक्सप्रेस एंड प्रिंट से कुछ अच्छे डिटेल वाले आर्टिकल्स लिए हैं, फिर जो छोटी मोटी हिंदू की न्यूज़ है वो कवर करेंगे। लोकसभा पासेस इंडिया अंटार्कटिक बिल 2022, ये कुछ दिन पुरानी आपकी ये न्यूज़ थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन अंटार्कटिक बिल के बारे में। इंडियन अंटार्कटिक बिल क्या है, कैसे आया, क्यों आया, पूरी कहानी जो है आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अंटार्कटिका रीजन अपने दिमाग में सोच के देखो कि कहाँ है, ठीक है। अब ये सोचो कि उसके आसपास की कंट्रीज कहाँ है, फिर अब ये सोचो कि यार उसमें आज की डेट में किसकी गवर्नेंस है, कौन गवर्न कर रहा है, कुछ ऐसे मतलब दिमाग में थॉट लाओ। फिर आपको देखो कुछ कुछ चीजें अपने आप रियलाइज होंगी कि हाँ यार उस कंट्री के आसपास ये हैं। इतना इंपॉर्टेंट जगह क्यों? क्योंकि काफी सारे नेचुरल जो मिनरल्स एंड बहुत सारी चीजें होती हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो देखो हुआ क्या, पहले क्या हुआ कि जब धीरे धीरे सभी कंट्रीज डेवलप करने लगी तो अंटार्कटिक रीजन में ना मिलिट्री ना आए सभी कंट्रीज के, मिलिटराइजेशन ना हो, या हर कंट्री जो है वहां पे अपनी फोर्सेस भेज भेज के क्लेम ना करने लगे, उसके चल के युद्ध ना हो जाए। लोगों ने ना एक ट्रिटी करी जिसको हम अंटार्कटिक ट्रिटी के नाम से जानते हैं, जो कि 1959 में साइन हुई थी बिटवीन 12 कंट्रीज। ठीक है, ये 12 कंट्रीज कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रेंच रिपब्लिक, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, यूएसएसआर, यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, यूएस ऑफ अमेरिका एंड केम इनटू फोर्स इन 1961। ठीक है, आपने एक चीज देखी कि यूएसएसआर एंड यूएस दोनों ने मिलकर इसको ट्रिटी को साइन किया था, जबकि इन लोगों की आपस में बनती नहीं थी, बट इस मैटर पे ये दोनों ने ही अग्री किया कि डीमिलिटाइजेशन वहां पे रखना है, मिलिट्री ज्यादा ना जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो इस चक्कर में। तो ये एक ट्रिटी साइन हुई थी इन कंट्रीज के बीच में। द ट्रिटी कवर्स द एरिया साउथ ऑफ 60 डिग्री एस लैटिट्यूड्स। अब ऑब्जेक्टिव क्या था? तो मैंने बोला डीमिलिटराइज अंटार्कटिका रहे और एक ऐसा जोन बने जिसको पीसफुली लोग वहां पे रिसर्च के पर्पज से या घूमने फिरने के पर्पज से जा सकें, कोई वहां पे लड़ाई झगड़े जैसी चीजें देखने को ना मिले। तो ये इसके पीछे एक मेजर रीजन था। अब अगर हम प्रेजेंट की बात करें कि अभी क्या सिचुएशन है, तो फिलहाल 54 नेशंस जो हैं वो इसके सिग्नेटरीज हैं। कितने? 54। इसमें अपना प्यारा भारत भी है। ओनली 29 54 में से हैव राइट टू वोट, और वो अपने इंडिया के पास भी है। ठीक है, अभी 54 नेशन है जिसमें राइट टू वोट का अधिकार जो है ओनली 29 के पास है, और उसमें एक अपना इंडिया भी है। इंडिया साइन द अंटार्कटिक ट्रिटी इन 1983 एंड रिसीव्ड कंसल्टेटिव स्टेटस द सेम ईयर। कंसल्टेटिव मतलब ये राइट टू वोट वाला। इसके अलावा कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्स CCAMLR भी एक 1980 में बॉडी सेटअप करी गई थी, जिसका मेन कारण ये था कि अंटार्कटिका का एनवायरनमेंट, जीव जंतु, मरीन लिविंग रिसोर्सेस, इन सब की प्रोटेक्शन के लिए रेगुलेशंस क्रिएट किए जाएं। फिर क्या हुआ? फिर देखो क्या हुआ। द प्रोटोकॉल ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन टू अंटार्कटिक ट्रीटी वाज साइंड इन 1991 एंड केम इनटू फोर्स इन 1998। It designate Antarctica as a natural reserve devoted to peace and science। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे देश में इस बिल को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या पर्पस था। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई आपके सर हैं मानवेंद्र, और मुझे जो है ना टूरिज्म के लिए अंटार्कटिका जाना है। मैं चला गया अंटार्कटिक। अब वहां पे मैं टूरिज्म के लिए गया तो मुझे पेंगुइन बड़ी अच्छी लगी, मैं पेंगुइन वहां से उठा के यहां ले आया। अब वहां को, मैं इंडिया का सिटीजन हूं, मैं वहां पे जाके कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूं तो मेरे ऊपर कौन से लॉ लगेंगे? अभी तक तो कोई लॉ था ही नहीं, तो कोई भी लॉ नहीं लगेंगे। बट मेरे ऊपर कोई लॉ लगे और जिसके वजह से मैं पेंगुइन वहां से यहां उठा के ना ला सकूं, इसीलिए ड्राफ्ट आया है। मतलब भारत के लोग वहां जाके इलीगल एक्टिविटीज ना करें,
भारत का सिटीजन वहां पे कुछ उल्टी सीधी हरकत ना करे, या भारत का सिटीजन वहां घूमने फिरने जा रहा है तो कैसे जाएगा, क्या नियम है, क्या कानून है, ये सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए ये बिल आया है। क्लियर हुआ? चलो, तो ये ड्राफ्ट बिल जो है ना, फर्स्ट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है इंडिया के अंदर अंटार्कटिका से रिलेटेड। 27 कंट्रीज जो हैं आपकी वर्ल्ड की, उन्होंने ऑलरेडी जो है इसके ऊपर कानून लाया हुआ है अपने देश के अंदर, लेजिस्लेशंस लाए हुए हैं कि भाई अगर आप जाओगे तो कैसे रेगुलेट होगी चीजें। ये 27 कंट्रीज ने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है। नाम आप पढ़ लीजिएगा, नाम में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। इंडिया आर नाउ फॉलोइंग इसी चीज को। अब क्या प्रोविजंस हैं, क्या इस बिल के बारे में, क्या ये बिल बात करता है, वो देखने की कोशिश करते हैं। तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बिल इज एक्सटेंडिंग द जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन कोर्ट्स टू अंटार्कटिका फॉर क्राइम ऑन द कंटिनेंट बाय इंडियन सिटीजन्स और फॉरेन सिटीजन हु आर पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपेडिशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि मान लो एक शिप जो है, एक शिप से भैया हमारे यहां से लोग जो हैं 3 लोग गए, मानवेंद्र, आपकी रिधिका मैम और एक है मंजरी मैम, ठीक है। तो मानवेंद्र सर, रिधिका मैम, मंजरी मैम, ये तीनों जो हैं अंटार्कटिक गए एक शिप से। इसी में एक बंदा है जिसका नाम है क्या? शकीरा, एक बंदी है, ठीक है, और एक बंदा है जॉनी डेप। अब ध्यान से सुनना, कल को ये शिप तो इंडिया से गई है, ठीक है, ये लोग यहां पे पहुंच गए। कल को जॉनी डेप जो है ना यहां पे पेंगुइन्स को मार देता है और कहता है भाई मैं तो इंडियन ही नहीं हूं, मेरे पे तो कोई कानून नहीं लगेगा, मैं इंडिया से गया हूं। तो इसी को रोकने के लिए यहां पे बात कही गई है कि अगर कोई फॉरेनर भी इंडियन एक्सपेडिशन का पार्ट बन के जाता है और वहां कोई इलीगल एक्टिविटी करता है तो उस पर भी हमारा कानून लगेगा। क्लियर हुआ? तो नो रिसोर्स फॉर क्राइम्स कमिटेड ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन इंक्लूडिंग क्राइम्स अगेंस्ट द एनवायरमेंट। द बिल इंट्रोड्यूस इलॉबरेट परमिट सिस्टम फॉर एनी एक्सपेडिशन। अगर आपको जाना है तो प्रॉपर परमिशन लेने का तरीका बताया गया है। जो कमिटीज बनाई गई हैं इसके लिए, कमिटीज में कौन होगा? सेक्रेटरी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस, फिशरीज, लीगल अफेयर्स, फाइनेंस एंड फिशरीज अलग अलग है, मैंने एक साथ बोल दिया, लीगल अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शिपिंग, tourism, environment, communication, space ministries along with a member from National Center for Polar and Ocean Research and National Security Council Secretariat and expert on Antarctica। ये परमिशन आपकी किसी भी वक्त कैंसिल भी करी जा सकती है इस कमेटी के द्वारा अगर इनको ये चीज लगती है। While India does not carry out any commercial fishing in the area since every country has allotted quota। क्या है मतलब? देखो वहां पे ना फिशिंग करने के लिए हर कंट्री को कोटा एलोकेट है, बट इंडिया जो है अभी तक कोई कॉमर्शियल फिशिंग वहां पे नहीं कर रहा था, बट अब इस बिल के अंदर ये भी परमिट करने का तरीका बताया गया है। प्रॉपर गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि कोई टूरिज्म एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो, पहले चलो इस पर बात कर लेते हैं फिर हम बताएंगे। पहले टूरिज्म एक्टिविटी के लिए भी कोई रेगुलेशन नहीं था, तो भारतीय जाते थे वहां पे। कैसे जाते थे? हम किसी फॉरेन कंट्रीज में जहां पे रेगुलेशन था कि टूरिज्म अंटार्कटिका में हो, तो वहां पे जाते थे और फिर वहां से जाते थे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई एक्स नाम की कंट्री है और मुझे जाना था पहले टूरिज्म के लिए, तो मैं उस एक्स कंट्री में जाऊंगा फिर उनके मेंबर्स का पार्ट बन के जाऊंगा। बट अब ऐसा नहीं है, अब भारत ने भी अलाउ कर दिया है, उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसेस दे दी गई है, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ ऐसा नहीं है। कुछ गाइडलाइंस है कि भाई वहां पे जाओगे तो कैसे रहोगे, क्या करोगे, जैसे कि आप वहां के जीव जंतुओं को प्रभावित नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिट ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, एक्सकेवेशन, कलेक्शन ऑफ मिनरल्स, ये सब कुछ भी करोगे तो ये सब इलीगल है। साइंटिस्ट ये सब कर सकते हैं, लेकिन उनको भी ध्यान रखना होगा कि भाई प्रॉपर जो चीजें हैं उसको फॉलो करनी है, कोई भी उल्टी सीधी हरकत वहां पे नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद द इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट नॉट नेटिव ऑफ अंटार्कटिका आल्सो प्रोहिबिटेड। जैसे कि यहां से कोई तेंदुआ ले जाके वहां छोड़ा है तो तेंदुआ तो सारे जानवर खा जाएगा, तो ये भी नहीं कर सकते हो, और वहां से भी कोई जानवर यहाँ पे नहीं ला सकते हो। आप कोई जो स्पीसीज है वहां से उसका एक्सट्रैक्शन और ये सब नहीं कर सकते हो। और गवर्नमेंट ऑल्सो अपॉइंट एन ऑफिसर टू कैरी आउट इंस्पेक्शंस, वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट भी अपने लोग जो हैं वो अपॉइंट करेगी। The draft bill proposes the setting up of a separate designated court to try crimes committed in Antarctica।
जैसे बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स बनती है ना, वैसे ही कहा गया है कि भाई अगर कोई इसमें फंसेगा तो उसके लिए एक अलग टाइप की कोड बनाई जाएगी जिसमें सारे फैसले सुने जाएंगे। हाई पेनल प्रोविजन है, क्या प्रोविजन है, क्या सजा है? इम्प्रीजमेंट बिटवीन 1 to 2 years एंड अ पेनल्टी ऑफ 10 to 50 lakhs, जो भी आपकी हरकत होगी उसके हिसाब से। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी स्पीसीज नेटिव टू अंटार्कटिका और इंट्रोडक्शन ऑफ एन एक्सोटिक स्पीसीज टू कॉन्टिनेंट कैन ड्रॉ इम्प्रिजमेंट ऑफ 7 years एंड फाइन 50 lakh। मतलब तेंदुआ वहां पे छोड़ के आ जाओ, लॉयन वहां पे छोड़ के आ जाओ तो 7 साल की भी सजा हो सकती है, 50 लाख का पनिशमेंट हो सकता है, और वहां से भी ऐसा कुछ लेके आ जाओ तो भी ठीक है। चलिए इसके बाद देखो अगला आर्टिकल भी है ना हमारा इंडियन एक्सप्रेस का है आज। ये किस चीज के ऊपर है? गवर्नमेंट स्पेंड 13,000 crore ऑन क्लीनिंग गंगा सिंस 2014, यूपी गॉट हाईएस्ट आउटले अमॉन्ग स्टेट्स। क्या है पूरा मामला? देखो नेशनल गंगा काउंसिल जो है ना, इसने रिसेंटली इंफॉर्म किया कि भाई हमारी सरकार ने 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है गंगा नदी को साफ करने के लिए खर्च किए हैं। उसके बावजूद भी गंगा नदी जो है वो प्रॉपर अभी तक साफ नहीं हुई है। नेशनल गंगा काउंसिल क्या है? एक एपेक्स बॉडी है जो कि बनाई गई है डायरेक्शन देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जितने भी नमामि गंगा मिशन के अंदर इनिशिएटिव्स चल रहे हैं उनको। दिसंबर 2021 में डायरेक्टर जनरल ऑफ NMCG had informed that large stretches of the Ganga river have been cleaned, बट अभी भी मोटा मोटा जो है पूरी रिवर उस लेवल पे सफाई नहीं हुई है। काफी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि इतना सारा पैसा खर्च हो गया तब भी यही चीजें हो रही हैं। क्या कारण है जिसकी वजह से गंगा नदी जो है वो सही नहीं हो पा रही है, या फिर सरकार को इतना पैसा खर्च करने के बाद भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? तो पहला तो है इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं वो डाल दिए जाते हैं, जो भी आसपास फैक्ट्रीज होती हैं उनका पानी छोड़ दिया जाता है। आप कानपुर ही देख लो, कानपुर में इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, पूरा गंगा नदी में चला जाता है। डोमेस्टिक सीवरेज, तो ये जो आपके घरों में आप देखते हो कि जो नाली का पानी है या इस तरीके की चीजें हैं वो भी वहां पे डाल दिया जाता है। ठीक है, अब गंगा नदी देखो कितने सारे शहरों से निकलती है उत्तर प्रदेश के अंदर ही, और भी जितने भी स्टेट्स हैं, उत्तराखंड हो गए, इनके हो गए, जैसे अब यहाँ पे देखो कानपुर, ये वो कन्नौज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारे शहर की जो गंदगी है ना वो नदी में डाल दी जाती है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चर वेस्ट इज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से गंगा नदी में काफी पॉल्यूशन है। फर्टिलाइजर्स और इन सब तरीके की चीजों को उसमें डाल दिया जाता है। सॉलिड एंड बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, ये भी एक कारण है कि भाई सीधे सीधे सॉलिड उठा के डाल देते हैं या कुछ भी इस तरीके की चीज डाल देते हैं, केमिकल्स डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस, जैसे कि आप बनारस जाओगे तो वहां पे देखोगे कि नदी के अंदर जो है अस्थियों को बहाया जाता है, उसके साथ भुरकी जो होती है, मटका होता है, उससे बहा दिया जाता है। मतलब ठीक है ये कल्चरल एस्पेक्ट है, लेकिन इसके वजह से भी ये चीजें तो हो ही रही हैं। इसके अलावा लोग तो कपड़े भी डाल देते हैं, प्लास्टिक में फूल वूल होता है तो पूरी थैली के साथ डाल दिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ कारण है। वाटर एक्सट्रैक्शन, बहुत ज्यादा लेवल पे देखो पानी जो है वो लिया जाता है हमारे सरकारों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग पर्पस के लिए। तो एक बात है कि अगर रिवर का जो लेवल है वो ऊपर रहता है ना, तो कहते हैं कि रिवर के अंदर ये कैपेबिलिटीज होती है कि वो सेल्फ प्योर कर सकती है अपने आप को। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब पानी इतना ज्यादा रिसोर्स कर लिया जाता है तो रिवर का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो नीचे आ जाता है। तो ये जो सेल्फ प्यूरिफाई करने की जो टेक्निक है ना वो फिर काम नहीं आ पाती है। इसके बाद सरकार ने और क्या क्या किया है, तो गंगा एक्शन प्लान के अंदर सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बनाई है जो कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गंगा एक्शन प्लान एंड लेटर रिनेम्ड द नेशनल रिवर कंजर्वेटिव अथॉरिटी, इसी का नाम हो गया है, सॉरी गाइस, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ठीक है, तो NGRBA वाज अ प्लानिंग, फाइनेंसिंग, मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। फिर नमामि गंगे प्रोग्राम, इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन approved as flagship program launched by the union government in June 2014 with budget outlay of 20,000 crore to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution and conservation and rejuvenation of river Ganga। ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, स्टेब्लिश करी गई है अंडर द नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा रिजुवेनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2016। 2016 में गवर्नमेंट ने इशू किया है नोटिफिकेशन ऑथराइज करने के लिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा टू एक्सरसाइज पावर अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये हम क्या देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं गंगा नदी को क्लीन रखने के लिए, क्या क्या बॉडी बनाई गई हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, अभी क्या रीजंस हैं, क्या चैलेंजेस हैं सरकार के सामने, जनता के सामने, जिससे कि गंगा रिवर
को क्लीन करने में दिक्कत आ रही है और इन चैलेंजेस को दूर करके चीजें बेटर करी जा सकती है। तो सीवेज ट्रीटमेंट, देखो सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है कि जो गंदी चीजें जो मैन एक्सक्रीट है और बहुत सारी चीजें जो हैं ये नदियों में डालने से पहले एक ट्रीटमेंट प्लान लगाया जाता है कि भाई इससे प्योर करके चीजों को फिल्टर करके नदी में बहाया जाए। लेकिन ये जो टेक्निक है या टेक्नोलॉजी है ना, बहुत पुरानी हमारे यहाँ यूज हो रही है और हर जगह प्रॉपरली यूज भी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा कि वाटर लेवल जो कम हो रहा है वो कम ना हो, उसकी कोशिश करना है। स्लज कंट्रोल, मतलब ये जो गंदगी की चीजें फेंकी जा रही है उस पर कंट्रोल करना है। कॉस्ट ओवररन, मतलब भाई इतना पैसा खर्च कर दिया है लेकिन कोई व्यवस्थित तरीके से नहीं किया, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं किया, अगर ढंग से करा जाए तो मे भी बेटर हो सके चीजें। तो ये सारी बातें चैलेंजेस के फॉर्म में लिखी गई हैं। अब आज की कुछ न्यूज है। रिजिजू जो हैं हमारे लॉ मिनिस्टर साहब किरण रिजिजू जी, इन्होंने ये कहा है कि फॉर्मर हाई कोर्ट जज व्यू दैट टॉप कोर्ट हाईजैक द कॉन्स्टिट्यूशन। उस पर इन्होंने अपने कुछ बात रखी है, पढ़ लेना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इस पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वो क्या चल रहा है, कॉलेजियम वर्सेस गवर्नमेंट। आपको पता होगा आज से 3 से 4-5 दिन पहले हमने डिस्कस किया है। और आप लोगों के लिए हम ना देखो नए नए इनोवेटिव चीज लाते हैं और उसी में एक इनोवेटिव चीज अभी क्या लेके आए, आज से आपका एग्जाम जब भी होगा, ठीक है, आपको किसी भी टॉपिक को सर्च करना है यूट्यूब पे, आपको क्या लिखना है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोलोजियम सिस्टम, क्लैट पॉइंट, दैट्स इट। एक और एग्जांपल ले लो, अंटार्कटिक बिल, क्लैट पॉइंट। इससे क्या होगा, द हिंदू के अंदर हमने एल्गोरिथम अब यूज करी हैं, जिससे ये होगा कि आप जैसे ही गूगल पे ये चीज सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर, तो जिस भी द हिंदू न्यूज डिस्कशन के अंदर जिस भी दिन, चाहे वो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, चाहे आप 8 महीने बाद ढूंढ रहे हो तो आज की डेट का कोई टॉपिक ढूंढना हो, तो ये सारी चीजें सबसे ऊपर दिख जाएगी, वो द हिंदू सबसे ऊपर आ जाएगा और आपको टाइमलाइन वहां पे डली रहती है, उसमें आप उस टॉपिक को ढूंढ के कर सकते हो। तो हम लोग आप ही के लिए इनोवेटिव एफर्ट्स डालते हैं एंड आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। एंड मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि देखो वीडियो अच्छी लगा करें तो लाइक जरूर करा करो, शेयर वीडियो को कर दिया करो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओके डन क्लास के नीचे लिख दिया करो। देखो चाहूँ तो मैं भी सेशन को 60 मिनट कर दूं, 80 मिनट कर दूं, और बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है, स्टूडेंट्स को उतना ही चीज देना जो उनके काम का हो, और दूसरा सिर्फ द हिंदू ही नहीं दिखाना है आपको। मैं ये भी चाहता हूँ आप हिंदू पढ़ो थोड़ा सा, मतलब जो हमने आर्टिकल डिस्कस किए उन्हीं को आप रीड कर लो जिससे थोड़ी सी इंग्लिश बेटर हो, फिर आपको नोट्स भी बनाने हैं, फिर आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। अब आप 2-2 घंटे के एनालिसिस देखोगे, 2-2 घंटे फिर उसको पढ़ोगे, तो 5 घंटा हिंदू को दोगे भाई, तो बाकी सब्जेक्ट कब करोगे? तो ये चीज है। दूसरा, चाहे आपको 2 घंटे का लेक्चर बता दूं मैं, राहुल गांधी ने ये किया, वो किया, ऐसा हुआ, ये हुआ, वो एग्जाम में नहीं आएगा ना। एग्जाम की इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है भाई। देखो देश दुनिया की सारी जानकारी चाहिए ना, तो वो जब तुम अच्छा कुछ कर लो लाइफ में तब पढ़ना। जैसे आज की डेट में मैं न्यूज़पेपर पढूं तो मैं पढ़ लूं कि हाँ चलो शाहरुख खान जी की पठान आ रही है, समझ में आ रहा है। भाई आपके लिए वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नहीं है, तो क्यों ही पढ़ना है, क्यों वेस्ट करना है? स्टूडेंट हो ना, तो उतना ही करो जो आपके काम का है। यहाँ पे देखो मैं कह रहा था शाहरुख खान जी आ गया, शाहरुख खान कॉल्स आसाम सीएम टू फ्लैग वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पठान इन स्टेट। तो ये देखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए। नहीं है, नहीं है, पर ये मैंने क्यों डाला, देश दुनिया में जो कुछ बड़ी चीजें होती है ना वो मैं आपको बता देता हूं। लेकिन अब सारी फर्जी चीजें, भाई उसकी पत्नी उसके साथ भाग गई, सास ने बहू को मारा, पत्नी ने पति को मार दिया, या कुछ ऐसी चीजें, ये सारी चीजें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अपने एग्जाम में नहीं आएंगे, अपने को नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात? जैसे आज एक न्यूज थी, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि कुछ स्कूलों को लेकर उन्होंने कुछ कमेंट किया है, पर अपने एग्जाम के लिए नहीं है ना यार, क्यों पढ़ना है, क्यों करना है, क्यों टाइम वेस्ट करना है? तो दिस इज इट। आज हमने 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखे हैं, अंटार्कटिका बिल पूरा देखा, फिर दूसरा हमने जो है गंगा क्लीन मिशन के बारे में डिटेल में जाना, ठीक है? बाकी हमने कुछ न्यूज देखी। तो आई होप गाइज यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक आवर वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।